स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो भी चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं और एक्सरसाइज में लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो उन चैप्टर्स को हम जो इस चैप्टर को जो है क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आपने जो है पिछले 3 चैप्टर में भी आपने देखा होगा कि मैंने 3 चैप्टर आपके करा दिए हैं साइंस के, और क्वेश्चंस को हम समझते हैं उनका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन लेते हुए, ताकि आपको अच्छे से जो है क्वेश्चंस समझ भी आ जाएं और आपके दिमाग में अच्छे से उनकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो इसलिए मैं बहुत सारे जो है पिक्चर्स के माध्यम से आपको जो है क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करता हूं। तो वही एक फॉर्मेट है, जैसा कि आपने और भी क्वेश्चंस अगर देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को सॉल्व करना 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो जो बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है क्वेश्चन के आंसर का, वो आपको मिलेगा, प्लस उसको जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, विच हैज द फॉर्मूला CO2। अब दे भी दिया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखें तो पहले में K में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और L में होते हैं 4। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पिछले जो चैप्टर्स हैं क्लास 9th के, वो जा करके देखेंगे तो आपको पता होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। वो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर में कराया होगा। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। तो पहले ऑर्बिट में हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर अलग अलग हम देखें तो इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के में, और ऑक्सीजन के में लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो कार्बन को लिखा है, और कार्बन के जो लास्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ये है। 2 को इधर रखा है, 2 को इधर रखा है, और ये हमारा कार्बन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसको अंतिम कक्षा में 8 पूरे करने हैं। ठीक है, 8 पूरे करने हैं कार्बन को, और ऑक्सीजन को अपनी अंतिम कक्षा में 8 पूरे करने के लिए 2 चाहिए। तो ये कार्बन के 2 से बॉन्ड बना ले इधर, और दूसरा ऑक्सीजन को भी 2 ही चाहिए, वो कार्बन के 2 से इधर बॉन्ड बना ले। तो इस तरह से CO2 हो जाता है। यानी ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं अपने 6, और 2 कार्बन के अगर इसके साथ बॉन्ड बन जाते हैं तो इसके ऑक्सीजन के 8 पूरे हो जाते हैं। और इसी तरह से जो दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और वो 2 के साथ शेयरिंग कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो इसके भी 8 पूरे हो गए। और अगर आप इधर देखेंगे तो कार्बन के भी जो 8 हैं वो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए अंतिम कक्षा में। तो इन्होंने शेयरिंग करके जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। और जब हम शेयरिंग करके जो है इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं तो ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन्होंने दोनों ने शेयरिंग की है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया होता और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया होता तो वहां पर आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, वहाँ आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, किसी ने भी अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है, बस इनके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके 2 और 2 4 हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही इधर 2 की शेयरिंग होकर के ये 2 और 2 4 हो गए, तो टोटल कार्बन के भी 8 पूरे हो गए, और यहाँ 4 इसके ये थे और 4 शेयरिंग के, तो इसके भी 8 पूरे हो गए, और इसके भी। तो यहाँ पर ऑक्टेट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बन गया। तो यहाँ पर दिया ही हुआ था, बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे कि CO2। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपको सॉल्यूशन किसने लिखना। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो CO2 का C डबल बॉन्ड O, और फिर इसका स्ट्रक्चर आप बना देंगे। तो C के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, और ऑक्सीजन के पास अपने जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की वो शेयरिंग करता है और 4 अपने पीछे रख लेता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन इसके 8 पूरे हो गए। यहाँ ऑक्सीजन 2 की शेयरिंग करता है और अपने 4 पीछे रख लेता है, और 2 की शेयरिंग के बाद इसके 8 यहाँ कंप्लीट हो गए। और कार्बन की भी हम देखें तो 4 और 4 8 इस तरह से। तो ये सर्कल आपको बना देने हैं, और यही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अब यहाँ पर आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका? सल्फर का। सल्फर में भी 8 एटम्स ऑफ सल्फर, यानी S8। तो S8 सल्फर, तो S8 जो सल्फर है, अगर हम सिर्फ सल्फर की बात करें तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 16। तो हम इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 8 6 हो जाती है, 2 8 6। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में 6। तो अब इसको 2 चाहिए अपने अंतिम कक्षा को पूरा करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब S के जो 8 एलिमेंट हैं, S के कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट है यहाँ पर, 4 5, ठीक है, 6 7 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ करता है, 1 की इसके साथ,
तो 2 हो गए, एक किसके साथ, एक किसके साथ, सब जो है इस तरह से शेयरिंग करते हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो हम देखें तो यहाँ पर इस डायग्राम में सल्फर के पास अपने 6 थे, 1 2 3 4, और एक की शेयरिंग इसने इधर कर ली और एक की शेयरिंग इधर कर ली, ठीक है। और जब दूसरे सल्फर के भी 6 थे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 4 इसके अपने हैं और एक एक शेयरिंग में चला गया है। फिर इसके 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर इसके भी 6 हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती जा रही है। यहाँ पे देखो, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के बाद ये 2 हो जाते हैं और ये 2 हो जाते हैं और 4 ये थे, तो टोटल 8 हो जाते हैं हर किसी के पास इस तरह से। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों तरफ शेयरिंग करने के बाद ये अपने 8 पूरे कर लेता है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो इसको कैसे आप लिखेंगे, तो आपको बस यही लिखना है कि यहाँ पर जो है S8 है और S8 में जो सल्फर जो है वी नो, एक मिनट, हाँ इरेज कर दें इसको, वी नो दैट sulfur has atomic number 16 और electronic configuration of sulfur is electronic configuration of sulfur is 2,8,6। तो बस इसी से फिर आप यहाँ पर S8 का स्ट्रक्चर बना देंगे कि ये एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा सब दोनों तरफ, ठीक है। 4 5 6 7 8, और इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद फिर ये वाला डायग्राम बना देंगे, तो आपका जो डॉट स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? इस डायग्राम को बनाने के लिए आप 2 कलर का यूज करेंगे, 2 कलर के पेन आप यूज कर सकते हैं, तो आपका ये डायग्राम अच्छे से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ ऑफ पेंटेन। पेंटेन के हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने हैं। तो पेंटेन क्या होगा, जिसमें 5 कार्बन हो, जिसमें क्या हो 5 कार्बन हो। तो पहले तो एक सिंपल सीरीज हो सकती है 5 कार्बन की। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, 2 और 4, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। तो ये 4 की शेयरिंग कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर 4 कंप्लीट करने के लिए हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये हो गया CH3। इस तरह से ये हो जाएगा CH2, इसके 4 कंप्लीट कर दिए 4 बॉन्ड, ये भी फिर CH2, इसके 4 कंप्लीट कर दिए, ये भी CH2 हो गया, और यहाँ पर 4 कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ये हो गया CH3। तो CH3 CH2 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 CH3, ये बन गया पेंटेन, इसे हम N पेंटेन भी कह देते हैं। पहला आइसोमर ये हो गया फर्स्ट। अब क्या करो कि अब हमारे पास दूसरे में देखें, हमें 5 ही कार्बन रखने हैं। अब 5 कार्बन रखने, तो हमने क्या किया, एक 4 कार्बन की चेन बनाई और 5वें कार्बन को कहीं जोड़ दिया, चाहे इधर जोड़ दें चाहे आप यहाँ कहीं जोड़ दें, ठीक है। तो अब 5 कार्बन हो गए, अब 5 कार्बन हो गए, अब इनको हाइड्रोजन बैलेंस करें, तो इसमें 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर 3 बॉन्ड पहले से हैं तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐड कर दें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ये 3 हाइड्रोजन। तो ये इस तरह से सीरीज बन गई हमारी CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पर जुड़ गया CH3। तो इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, जब इसका नॉमिक्लेचर सिस्टम जब पढ़ेंगे IUPAC पद्धति में, तो इसके नाम कैसे लिखते हैं, जहाँ से हमारा बॉन्ड पहले पास करता है तो उसको 1 2 3 4, तो एक लंबी सीरीज हम चुन लेते हैं, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चुन ली। श्रृंखला भी ऐसी चुनते हैं जहाँ बाहर जो रह गया है, बाहर क्या रह गया CH3, तो ये सबसे कम नंबर पे आना चाहिए। अगर हम इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4, तो ये 3 पे पड़ता बाहर वाला CH3, बट अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ये 2 पे है, 2 कार्बन के बाद CH3 बाहर है। तो हमारी लंबी श्रृंखला ये हो गई, हम कहीं से भी चुन सकते थे ये लंबी श्रृंखला, और 2 पे CH3 बाहर है, तो हम इसको कहेंगे 2 मैथिल। एक कार्बन पे होता है मैथ और एक कार्बन पे मैथिल, CH3 बाहर है, यानी कहाँ पर बाहर है, ये 2 की पोजीशन पे, ये 2 की पोजीशन पे बाहर है, इसलिए कहा 2 मैथिल। और जो हमने श्रृंखला जो सीरीज जो हमने लिया उसमें टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे होता है ब्यूट। और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसमें जुड़ेगा एन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन हम सफिक्स में जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ा जाता है सफिक्स में, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन ये सफिक्स में जोड़ा जाता है। जो नॉमिक्लेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं डिटेल में इसकी बात करूंगा जब हम IUPAC सिस्टम को पढ़ते हैं,
ठीक है, IUPAC सिस्टम में हम डिटेल में इसको जानेंगे कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं। तो ये हमारा मेथिल ब्यूटेन है, जिसे हम 2-मेथिल ब्यूटेन भी कहते हैं, और इसका एक नाम आइसोपेंटीन भी होता है, इसका नाम आइसोपेंटीन भी होता है। तो ये भी आइसोमर हो गया। अब फिर एक 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि हम 3 कार्बन को रखें। देखें, 3 कार्बन को एक साथ हम रखें, तो 1 2 3, 3 कार्बन ऐसे रख दिए और बाकी के 2 कार्बन इस तरह से प्लेस कर दिए, तो अभी भी ये 5 कार्बन है। तो अब आप इसको कहीं भी बैलेंस करेंगे तो ये भी CH3 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन इसमें ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि एक बॉन्ड ही है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे CH3, और बाकी बीच वाले कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, ठीक है, वो पूरे हैं। तो अब आप कोई भी श्रृंखला चुन लें, चाहे इधर से चुन लें इधर से चुन लें, आपको 3 की ही सीरीज मिलेगी, 1 2 3, तो 1 2 3। तो आप कहीं से भी चुन सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी जो सीरीज आपको मिलेगी वो 1 2 3 मिलेगी, और 2 पे एक CH3 यहाँ बाहर है और एक CH3 इधर बाहर है। तो 2 पर जो है 2 डाईमेथिल, डाई मतलब 2, और 2 मैथिल कहाँ है, वो बाहर है, 2 डाईमेथिल, ठीक है, वो 2 पे बाहर है, 2 मैथिल, एक कार्बन को कहते हैं मैथिल, 2 कार्बन होते हैं एथिल, 3 पे हो जाता है, ठीक है, प्रोप, 4 पे ब्यूट, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। एक कार्बन पे नाम क्या होता है, मैथ, 2 कार्बन की सीरीज में नाम होता है एथ, 3 कार्बन सीरीज में हो जाता है प्रोप, 4 कार्बन पे हो जाता है ब्यूट, 5 कार्बन पे हो जाएगा पेंट, ठीक है, 6 पे हो जाएगा हेक्स, 7 पे हो जाएगा हेप्ट, 8 पे हो जाएगा ऑक्ट, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो ये कार्बन सीरीज भी पता होनी चाहिए। तो 3 कार्बन थे, 3 कार्बन पे क्या नाम हो जाएगा, प्रोप। अब प्रोप नाम हो गया, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन जुड़ जाएगा सफिक्स में, तो पूरा नाम बन गया 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 डाईमेथिल प्रोपेन, जिसको नियोपेंटेन भी कहा जाता है। तो पेंटेन के 3 आइसोमर हो गए, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन, स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन कौन कौन से हैं, एन पेंटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 डाईमेथिल प्रोपेन। तो ये इनके जो है IUPAC नेम है, और इनके जनरल नेम आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और एन पेंटेन है, ठीक है, ये याद रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की वो 2 प्रॉपर्टीज बतानी है, कौन सी, विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड हम अपने चारों ओर देखते हैं, कार्बन की बनी हुई चीजें देखते हैं। ऐसा क्यों है, कार्बन में ऐसा क्या गुण है कि उसके सारे इतने सारे कंपाउंड हमें मिलते हैं। ग्रेफाइट के रूप में कार्बन मिलता है, डायमंड के रूप में, BC8 के रूप में, फलरीन के रूप में, नियोट्यूब्स के रूप में, ग्रेफीन के रूप में, प्लास्टिक्स के रूप में, बहुत सारी फॉर्म्स में आप कार्बन देखते हैं। ऐसा कौन सा गुण है कार्बन में कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है, तो यही हमें जानना है। इसका कारण है, कार्बन में जो है क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 यहाँ गलत लिखा है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। एटॉमिक नंबर 6 होता है, पर पहली कक्षा में 2, के सेल में 2 और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, उन्हीं को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी भी 4 है और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं। अब 4 वैलेंसी होने से, क्योंकि ये हाई सबसे बड़ी वैलेंसी है, वैलेंसी 1 2 3 4 हो सकती है, किसी की भी वैलेंसी 1 2 या 3 या 4 हो सकती है, और कार्बन की वैलेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी 4 है। और भी कुछ एलिमेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन भी उनमें से है जिनकी वैलेंसी 4 है। अब वैलेंसी 4 होने का इसका फायदा क्या होता है कि ये बहुत आसानी से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इजीली कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है बहुत सारे, किसके साथ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के साथ आसानी से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, और इसीलिए इसके न्यूमरस ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। तो 2 ही कारण है, हाई नंबर ऑफ वैलेंसी है और कोवैलेंट बॉन्ड इजीली बना लेता है, खासतौर पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इनके साथ, और इनके साथ आसानी से कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के कारण इनसे हाइड्रोजन और कार्बन के तो इतने सारे कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो 2 ही बात आपको याद रखनी है, कोवैलेंट बॉन्डिंग बहुत इजीली कर लेता है, हाई नंबर ऑफ वैलेंसी है, इन 2 रीजन की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखें, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटीन। अब साइक्लोपेंटेन का क्या फॉर्मूला होगा, क्या उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, और साइक्लो मतलब साइकिल के, एक चक्रीय क्रम में है, ठीक है, चक्रीय क्रम में है, 5 कार्बन है और वो आपस में एक सर्कल बना रहे हैं, चक्रीय क्रम में है, ठीक है, इस तरह से। अब हम सबको पता है कि कार्बन के जो अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है दोनों तरफ। तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, ये समझना, ठीक है। देखो, अब इसी स्ट्रक्चर पे आ जाओ।
तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरी तरफ कर रहा है। फिर इसी तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसकी यहाँ। तो ये 5 कार्बन है, 2 बॉन्ड इसने बना लिए, इसको 4 बॉन्ड बनाने, तो 2 हाइड्रोजन से ऐड करना पड़ेगा इसको 2 हाइड्रोजन और ऐड करने पड़ेंगे, यानी ये CH2 हो गया। इसी तरह से 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे, ये भी CH2 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होंगे तो ये भी CH2 हो जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे, ये भी CH2 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे। तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, यानी CH2 की साइकिल बनेगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, देखिए, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 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 CH2। तो यानी ये 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, C5H10। सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी C5H10 पेंटेन होता है। और क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको क्या बोला गया है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने इसका बनाया तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी यही है और साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो और इसका जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10 जनरल फॉर्मूला। बाकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये दोनों यहाँ पर मैंने लिखी दी है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो वैसे ये साइक्लोपेंटेन है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने हैं, एथेनोइक एसिड के, ब्रोमोपेंटीन के, ब्यूटेनॉन के, हेक्सेनल के। तो इनके स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने हैं। अब देखें कैसे करेंगे, ठीक है। तो एथेनोइक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, CH3COOH, CH3COOH, और स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर दो कार्बन है, इसमें एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, ये हो गया CH3, और इसके 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड तो पहले कार्बन के बीच में हो गया, एक O के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन, और OH के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक O के साथ बन जाएगा और एक O खुद H के साथ बना लेगा, तो OH हो गया। फिर ब्रोमोपेंटीन, तो पेंटेन में 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5, और ब्रोमो है तो एक तरफ ब्रोमाइड जुड़ेगा एक कार्बन से, तो उसके बाद बाकी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, तो CH2 हो गया, ठीक है। ये भी CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, हाइड्रोजन से ये भी CH2 हो गया, और ये CH3 हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया, क्या बन गया, CH3 CH2 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 और CH2Br। तो ये हो गया ब्रोमोपेंटेन। इसी तरह से जो है ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर लिखा जाएगा, ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला। तो ब्यूटेनॉन क्या होता है, ब्यूटेनॉन होता है R, और फिर इसमें जो है डबल बॉन्ड O होता है, RC डबल बॉन्ड O, और फिर R सीरीज होती है। तो R सीरीज हमारी क्या है, देखो जैसे ब्यूटेनॉन है तो ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन होंगे, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है। पहले ही बताया, मैथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, पेंट मतलब 3 कार्बन, और ब्यूट मतलब 4 कार्बन। अब 4 कार्बन है और यहाँ पर ब्यूटेनॉन बनाना है, तो एक डबल बॉन्ड O होगा, और दोनों तरफ हमारी जो है मैथिल या R सीरीज होगी, ठीक है, R सीरीज होगी। तो यानी ये दोनों तो कंप्लीट रहेंगे हाइड्रोजन से ही, बाहर वाले जो है। अब इन दोनों पे या तो इस कार्बन पे आप डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं या इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो आप कहीं भी दिखाएंगे तो O के डबल बॉन्ड यहाँ पर हमने शो कर दिया। तो ये है हमारा कीटोन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन बोलते हैं, कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसके लिए सफिक्स आता है ऑन सफिक्स। तो ब्यूट सारे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सब सिंगल बॉन्ड थे, तो एन और ऑन जुड़ गया किसके लिए, कीटोन ग्रुप के लिए, तो नाम बन गया ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर देख लिया आपने, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर ये हो जाएगा CH2 CH3। इस तरह से जो है ये ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, क्लियर है। अब हेक्सेनल, तो हेक्सेनल क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में देखें हेक्सेनल, यानी CHO
ये होता है CHO। तो लास्ट में ये ग्रुप जुड़ता है। अब यहाँ पर हेक्सेनल है तो हेक्स में 6 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। एक इसमें हेक्सेनल ग्रुप हम जोड़ दें, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में O डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। कहाँ? यहाँ पर ये हो गया O डबल बॉन्ड हो गया, H आपका सिंगल बॉन्ड हो गया। अब 3 इसमें, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। 4 बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के, 2 हाइड्रोजन यहाँ, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 हाइड्रोजन इसके साथ। इस तरह से सबके जो है हमें कार्बन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर देने हैं। इसके साथ हमें 3 हाइड्रोजन ऐड करने होंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका हो जाता है? हेक्सेनल का। क्लियर है? तो इस तरह से हम इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इनके नाम हमें बताने। तो पहला जो है यहाँ पर CH3CH2Br, CH3CH2Br। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पे क्या होता है? एथ। नाम बनाए, देखो 2 कार्बन है तो एथ। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा सभी, ठीक है। CH3 CH2 और Br, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, ठीक है। तो एथेन, और क्योंकि बाद में जो है ब्रोमीन ग्रुप दिया है तो ब्रोमीन ग्रुप के लिए शुरू में आ जाएगा ब्रोमो, ठीक है। ब्रोमो एथेन, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो एथेन, ठीक है। ये इस तरह के जो है एक मेडिसिन के रूप में ये सिरप आता है ब्रोमो एथेन का, ठीक है। ये ब्रोमो एथेन है। CH3CH2Br, ब्रोमो यहाँ पर ग्रुप शुरू में जुड़ जाएगा। 2 कार्बन एथ हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड थे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड थे तो एन आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, हमें पता है। एन सिंगल बॉन्ड के लिए आता है, इन डबल बॉन्ड के लिए आता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आता है, YNE, ठीक है। अब दूसरा हमें HCHO, इसका नाम बताना है। ये क्या है? तो HCHO, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा? ये वैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, कोई कार्बन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर CHO एक ग्रुप है जिसमें एक कार्बन है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह से इसको हम अगर एल्डिहाइड ग्रुप में देखें तो एक कार्बन है HCHO में, तो एक कार्बन पे हो गया मैथ, एक कार्बन क्या हो गया? मैथ। और इस ग्रुप के, क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन 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 तो एक ही है, तो कार्बन कार्बन के बीच में तो एक ही, कोई बॉन्ड और होने का मतलब ही नहीं है, एक ही कार्बन है, तो मैथेन, एन आ गया। और CHO ग्रुप के लिए जुड़ता है अल, Al। CHO ग्रुप के लिए सफिक्स क्या जोड़ते हैं? सफिक्स में जोड़ते हैं Al, तो ये बन गया मैथेनल, यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का मैथेनल, ये इसका नाम हो गया। इसी तरह से आपको ये सबको पता होने चाहिए कि ग्रुप के क्या क्या सफिक्स जोड़ते हैं, जैसे, ठीक है। अब हमने पहले इसका कर लेते हैं फिर बताता हूँ। CH3CH2 का होल ट्वाइस, होल थ्राइस है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कहना चाह रहा है CH3 और CH2 जो है वो 3 बार है, CH2 3 बार है। उसके बाद है CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। तो यहाँ पर 6 कार्बन है, देखो जो 6 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन पे हमारा बनता है हेक्स, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये हेक्साइन नहीं, हेक्सेन होगा। एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स जुड़ता है इन, तो इसलिए इसका नाम हो गया हेक्सीन, ठीक है। क्या नाम हो गया? हेक्सीन। अगर हम इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पहले एक के बाद ही डबल बॉन्ड है, जिधर से पास पड़ता है उधर से काउंटिंग करते हैं, तो इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, एक फर्स्ट पे ही आ जाएगा, तो इसे हम हेक्सीन 1 भी लिख सकते हैं, या हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं, कई तरह से लिखा जाता है। हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है हेक्सीन 1, यानी जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट नंबर पे है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ बीच में होता, सपोज करो ऐसे होता, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH3, तो अब जहां से पास पड़ेगा उसको नंबरिंग कर लो, तो दोनों तरफ से 3 के बाद है 1 2 3 4 5 6, तो अब 3 के बाद है डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 3 इन या हेक्सीन 3, ठीक है। पता चल गया कैसे नंबरिंग करते हैं, कैसे हम जो है जहां से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पास में आए उस तरफ से हमें नंबरिंग करनी है, यानी कम संख्या पर वो हो। क्लियर है? अब एक तो ये हो गया नंबरिंग कैसे करनी है, ये 2-3 चीजें हमें याद रखनी होती है।
ये मैंने आपको बताया था, 1 कार्बन पे मैथ, 2 कार्बन पे एथ, 3 कार्बन पे प्रॉप, ठीक है, 4 कार्बन पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, इस तरह से। फिर सिंगल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो ये जो है ये डबल बॉन्ड था, तो ये हमारा हेक्सीन हुआ है ना, ये मैंने बता दिया। अब कुछ ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के आपको याद रखने हैं कि ग्रुप्स के सफिक्स क्या होते हैं। जैसे एल्कोहल ग्रुप है तो OH होता है, और इसके लिए जब नाम बनाते हैं तो नाम में OL जुड़ता है, सफिक्स में OL जुड़ता है बाद में। ऐसे ही एल्डिहाइड CHO के लिए नाम में बाद में AL जुड़ता है। कीटोन के लिए डबल बॉन्ड O, R डबल बॉन्ड O के लिए बाद में ओन जुड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं कि किसके सफिक्स में क्या जोड़ा जाता है। और भी जैसे जैसे जो ग्रुप आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा किसके लिए कौन सा हम सफिक्स यूज करते हैं। AL किसका है? एल्कोहल का, एल्कोहल ग्रुप का, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप में हम AL जोड़ते हैं। इसी तरह से कीटोन ग्रुप में ओन जोड़ते हैं, क्लियर। फिर एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसमें जो है ओइक एसिड जुड़ जाता है बाद में, एक सब जोड़ते हैं ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ओइक एसिड जोड़ते हैं किसमें? जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाद में हो। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान क्या है? COOH। ये तो ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हाउ इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल से अगर इथेनोइक एसिड बनाया जा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्यों? तो अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला है इथेनॉल का, इथेनॉल यानी एल्कोहल ग्रुप है, तो क्या है? CH3 CH2OH, ठीक है, ये है इथेनॉल। और एथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3 COOH, ये अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसमें COOH है ना, ओइक एसिड जुड़ता है, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, ओइक एसिड जुड़ता है। तो आप दोनों के फॉर्मूला में देखेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। इसमें जो है एक हाइड्रोजन तो कम है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो है 5 ही हाइड्रोजन, 4 ही हाइड्रोजन है, और यानी इससे एक हाइड्रोजन मुक्त हो गया है, ठीक है। और इसमें जो है ऑक्सीजन जुड़ गया है, देखो यहाँ एक ऑक्सीजन था एथेनॉल में और यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो अब ये चीज हमें समझनी है कि जब ऑक्सीजन गेन हुआ है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो एथेनॉल से एथेनोइक बनता है, तो एथेनॉल से उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है जब हम इसको हीट करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन गेन कर लेता है और ये बन जाता है CH3 COOH, ये बन जाता है CH3 COOH प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है H2O, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इधर जो है टोटल 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो इसमें आ गया एथेनोइक में, और 2 ऑक्सीजन तो एथेनोइक में आ गया, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, तो इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। और हमारा जो एथेनॉल से एथेनोइक बना है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन दिस रिएक्शन ए मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल कंटेन 1 ऑक्सीजन, बात को समझ लें, जो बताइए वही लिखिए, एक ऑक्सीजन कंटेन करता है इथेनॉल एटम, while the ethanoic acid contain the 2 oxygen atoms, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम्स किसमें है? एथेनोइक एसिड में है। hence the oxygen atom is added, oxygen atom is added during the reaction, therefore the conversion is an oxidation reaction। हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, आपको अगर याद है तो मैंने बताया था ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो होता है ऑक्सीडेशन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जस्ट इसके अपोजिट हम रिडक्शन मानते हैं। रिडक्शन कब कहते हैं? जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर है। तो इन दोनों कंडीशन में हमारा ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रही है, ऐड हो रही है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट में, क्लियर। ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथीन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। तो जो वेल्डिंग करते हैं तो एथीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है, या एसिटिलीन का यूज किया जाता है। आप एथीन का भी करते हैं, एसिटिलीन का करते हैं, ऑक्सीजन के मिक्सचर यूज किए जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये एसिटिलीन सिलेंडर है, इस तरह, ठीक है, तो ये यूज किए जाते हैं। तो वाई ए मिक्सचर ऑफ एथीन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। ऐसा क्यों नहीं करते कि ऑक्सीजन की जगह एयर का मिक्सचर, एयर ले लें और एयर यूज कर लें।
तो ऐसा क्यों नहीं होता है वेल्डिंग प्रोसेस में? ये वेल्डिंग प्रोसेस का पूरा डायग्राम यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन या एथिलीन को मिक्स करते हैं। ये जो ब्लैक पाइप जो दिखा रखे हैं, इससे ऑक्सीजन आ रही है और रेड पाइप में जो है वो एथीन आ रही है। ये ऑक्सीजन रेगुलेटर लगे हुए हैं, वो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर्स लगे रहते हैं। और बाकी जो है वो उसमें कितना अभी सिलेंडर भरा हुआ है, खाली हुआ है, उसके मीटर वगैरह ये यहाँ पर लगे रहते हैं। उसके बाद ये दोनों जो है टॉर्च में आ जाते हैं। तो ये टॉर्च होती है, टॉर्च में जो है वॉल्व लगे होते हैं जो कि इसकी जो है प्रेशर को हम मेंटेन करते हैं, स्पीड को मेंटेन करते हैं, दोनों का फ्लो मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का या एथीन का। तो वो फ्लो मेंटेन करते हैं इससे निडल वॉल्व से। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग वॉल्व दिए हुए हैं। ब्लू कलर का वॉल्व ऑक्सीजन का है और रेड कलर का जो है वो एसिटिलीन या एथिलीन का होता है। इसके बाद ये फ्लेम यहाँ बनती है, दोनों की ये फ्लेम बनती है और इस फ्लेम को यूज किया जाता है वेल्डिंग करने में। ठीक है, तो ये अपना प्रोसेस होता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस। अब इसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, एयर सिलेंडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन एथीन इज प्रिफर्ड फॉर वेल्डिंग ड्यू टू इट्स सुपीरियर हीट आउटपुट। सुपीरियर हीट आउटपुट का क्या मतलब है कि जब आप ऑक्सीजन के साथ एथीन को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन। अब कंप्लीट कंबशन होता है तो ज्यादा मात्रा में हीट प्राप्त होती है, हमें ज्यादा मात्रा में हीट मिलेगी। जिस कंप्लीट कंबशन होगा तो हीट ज्यादा मिलेगी, ब्लू फ्लेम बनेगी। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन होता है जिससे ब्लू फ्लेम बनती है और ज्यादा मात्रा में हमें हीट मिलती है। अगर हम एयर के साथ ये कंबशन करते तो वो कंबशन कंप्लीट कंबशन नहीं होता, तो जो है सूटी फ्लेम मिलती है, कुछ पीले से रंग की, लाल पीले रंग की। यानी वो बताता है कि यहाँ पर जो कंबशन हो रहा है वो इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन से पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है ना, इनकम्प्लीट कंबशन से, और हमें पर्याप्त मात्रा में हीट भी नहीं मिलती। तो क्योंकि हमारा जो कंबशन है वो अच्छा हो, कंप्लीट कंबशन हो, और कुछ भी फ्यूल जो है अनबर्न्ड ना रहे, अनबर्न्ड फ्यूल ना हो। ठीक है, तो अनबर्न्ड फ्यूल ना हो इसलिए हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, ना कि एयर। क्योंकि एयर जो है कई सारी गैसेस का मिक्सचर है और उसमें कुछ ऐसी भी गैसेस होती हैं जो अच्छी तरह से जलती नहीं है। जब अच्छी तरह से जलती नहीं है, कुछ अनबर्न्ड रह जाती है, कुछ बिना जले रह जाती हैं, तो हमें हीट कम मिलती है, इसलिए नहीं यूज करते एयर को। ठीक है, रीजन यही है। ऑक्सीजन के केस में हमें ज्यादा हीट मिलती है और कंप्लीट कंबशन होता है, इसलिए ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड? ठीक है, आपके पास एक अल्कोहल है, सपोज दैट CH3CH2OH, ये एक अल्कोहल है। ठीक है, एथेनॉल है। और आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज दैट आपके पास CH3COOH है। ठीक है, एथेनोइक एसिड। दोनों, एक कार्बोक्सिलिक है, एक अल्कोहल है। ये अल्कोहल है, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आप कैसे इसकी पहचान करेंगे कि कौन सा क्या है? अगर आपको दोनों सॉल्यूशन दे दिए जाएं, दोनों लिक्विड आपको एक अलग अलग बोतल में दिए हों और उस पर लेबल नहीं लगा हो, उस पर चिट ना लगे हो कि ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कैसे पहचान करेंगे? तो आपको चाहिएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या चाहिएगा? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के साथ आप टेस्ट कर सकते हैं कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात यह है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ टेस्ट करते हैं। तो अब कैसे करते हैं कि हमने मान लो इसमें एक सॉल्यूशन ले लिया, वो हो सकता है कि अल्कोहल हो, वो हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो उस सॉल्यूशन में हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को देखें, इसमें हम, तो यहाँ पर ये दोनों सॉल्यूशन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में है। तो पहली टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट को डाला और हम देखेंगे कि इसमें एक गैस बन रही है, एक गैस के बुलबुले ऊपर आ रहे हैं, और वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि CO2 तभी बनता है जब हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH के साथ रिएक्ट कराएं। किसको? सोडियम कार्बोनेट को। तो सोडियम कार्बोनेट को जब इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है, ठीक है, तो क्या बनेगा वहां पर? ये जो है 2CH3COO Na देगा। ठीक है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल और साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबसे मुख्य क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई दिखती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई दिखती है। और अगर एल्कोहल के साथ हम ये रिएक्शन कराते तो ऐसा नहीं होता। एल्कोहल के साथ अगर आप जो है इसको रिएक्ट कराते तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती,
और उसमें कोई जो है चेंज नहीं आता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान हम कर सकते हैं कि वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, इसका मतलब हम पहचान सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें है। ठीक है, तो इन दोनों में हम इस तरह से अंतर कर लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अल्कोहल बाय द रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। पहली बात तो किससे पता चलता है, सोडियम कार्बोनेट से, बता देता हूं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं जब भी वो रिएक्ट करते हैं इसके साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको दूधिया बना देती है, क्लाउडी बना देती है, ठीक है, मिल्की बना देती है। तो इससे हमें वो रिएक्शन पता चल जाती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, लाइम वाटर के साथ CO2 रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, वो एक अलग बात है। बट एल्कोहल तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 ही नहीं बनाते, CO2 नहीं बनाते तो लाइम वाटर के साथ कौन सी गैस रिएक्ट करेगी। तो इसका मतलब एक डिफरेंस करने के लिए काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट। ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट इज डिफरेंशिएटर। सोडियम कार्बोनेट हमें दोनों की पहचान कराने में मदद करता है। क्लियर। देखें इस क्वेश्चन को, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये क्या है, तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझने में और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने में। तो ये कंफ्यूजन आपकी इस क्वेश्चन को आज क्लियर हो जाने वाली है समझने के बाद। तो देखें सबसे पहली बात यहाँ कि ऑक्सीडेशन क्या है। अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन का जो मतलब है कि ऑक्सीडेशन हम कब कहते हैं, जब किसी कंपाउंड में गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ, क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है, तो वहां पर हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसके अपोजिट अगर होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन तो कहेंगे रिडक्शन। तो ये तो हो गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। अब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप समझ जाते हैं तो इसके थोड़ा सा अपोजिट आपको देखना है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये NH3 है अमोनिया, इस एग्जाम्पल से समझो, अमोनिया है और अमोनिया हाइड्रोजन लॉस करने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड बना रही है, NO बना रही है, यानी हाइड्रोजन तो लॉस हो रहा है और ऑक्सीजन गेन हो रहा है। अमोनिया क्या कर रहा है, तो अमोनिया जो है यहाँ पर हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन को गेन कर रहा है जब NO बनता है। ठीक है, O की यहाँ पर उपस्थिति आपको दिख रही है, यहाँ से हाइड्रोजन था बट यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हुआ कि अमोनिया ने हाइड्रोजन को लॉस किया और जाते जाते ऑक्सीजन को, जब ये कंपाउंड बना तो ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो ये है ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन क्या हुई यहाँ पर, ये जो क्रिया यहाँ है ये ऑक्सीडेशन है। बट जिस एजेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसने हाइड्रोजन लॉस किया है, जिसने या ऑक्सीजन गेन किया है, वो कौन है, अमोनिया, वो है ये अमोनिया। अब ये अमोनिया हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वही होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, समझो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब दूसरा यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पर जो है, यहाँ दो, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। जस्ट एक ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब जिसका रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर इसने हाइड्रोजन को गेन किया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस आपको ये याद रखना है, अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वही गेन करेगा ऑक्सीजन को, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और उसी के द्वारा क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखो तीनों बातें सेम है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये होता है, अगर ये होता है तो क्या होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो ऐसा कर रहा है। और इस प्रोसेस के बाद जो रिड्यूस हो गया ये, ठीक है, तो इस प्रोसेस के बाद ए क्या हो गया, ए हो गया ऑक्सीडाइज, ए हो गया ऑक्सीडाइज, और ए ऑक्सीडाइज हो गया तो रिएक्शन तो हुई ऑक्सीडेशन, फिर से समझ लो, रिएक्शन तो हुई ऑक्सीडेशन, पर ए जो हुआ वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से आप बी को समझो, बी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है या गेन करता है हाइड्रोजन या फिर लॉस करता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो इस सब केस में बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये सब करने के बाद जो बन जाएगा वो बी क्या हो चुका होगा, वो रिड्यूस हो चुका होगा, और रिएक्शन क्या हुई होगी, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन हुई होगी।
अब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं किसी रिएक्शन में, अलग अलग नहीं होते हैं। इसीलिए जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें रिडॉक्स बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि उन्हें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। कोई एक एलिमेंट या एक कंपाउंड का तो रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ लो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस ये बात याद रखनी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप ये लिख सकते हैं, वो तो पहले से लिखी हुई है यहाँ पर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? अगर हम कोई कंपाउंड जो है हाइड्रोजन रिमूव करता है या ऐड होती है ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो वो सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इसके अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीजन ऐड हो या गेन हो इलेक्ट्रॉन का, तो तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका अपोजिट हो, हाइड्रोजन गेन हो, ऑक्सीजन का लॉस हो या लॉस हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसको समझ लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन है, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग द डिटर्जेंट? क्या आप चेक कर सकते हैं डिटर्जेंट के द्वारा कि वाटर जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है? तो हार्ड वाटर को डिटर्जेंट से चेक किया जा सकता है या नहीं, बताओ? तो हम नहीं कर सकते हैं, डिटर्जेंट के द्वारा चेक नहीं कर सकते। डिटर्जेंट है, ठीक है, डिटर्जेंट से चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट। क्या है? नॉट पॉसिबल। अब क्यों है ऐसा? रीजन सुनो। रीजन क्या है? बिकॉज डिटर्जेंट्स आर सॉल्ट्स। डिटर्जेंट क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं ऑफ अमोनियम और सल्फोनेट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक के जो अमोनियम और सल्फोनेट्स की चेन होती हैं, ये साबुन की तरह नहीं होते। साबुन की तरह नहीं होते। साबुन क्या होते हैं? वो सोडियम के चेन होते हैं ना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? उनमें सोडियम होता है, जैसे सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला पता है आपको? C17H35COONA। तो ये सोडियम सिट्रेट है। सोडियम सिट्रेट साबुन बनाने में यूज होता है। ठीक है, साबुन का फॉर्मूला है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये सोप है। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको सल्फोनेट और अमोनियम के लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम और मैग्नीशियम टू डिस्टिंग्विश द नेचर ऑफ वाटर। हार्ड वाटर में क्या पाया जाता है? हार्ड वाटर की क्या क्या बात होती है? जो हार्ड वाटर होता है उसमें होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट उसमें होते हैं, इसी वजह से वो वाटर जो है हॉट वाटर कहलाता है। ठीक है, अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता? डिटर्जेंट रिएक्ट नहीं करता। डिटर्जेंट जो है वो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ? जो वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम मौजूद होते हैं उनके साथ। इसलिए हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में, जो वाटर को हार्ड बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई इनके डिटर्जेंट के द्वारा नहीं कर सकते कि वाटर हार्ड है या जो है सॉफ्ट है। क्योंकि डिटर्जेंट तो हार्ड वाटर के साथ भी जो है वो बना सकता है, झाग बना सकता है, और जो है सॉफ्ट वाटर के साथ भी बना सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड टू वॉश द क्लोथ। ठीक है, कपड़े धोने के लिए बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं, आप सब जानते हैं। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप जो है दे बीट द क्लोथ ऑन अ स्टोन, जैसे कि धोबी कपड़े धोता है एक पत्थर पे कपड़ों को जो पीटता है, और बीट इट विद अ पेडल। ठीक है, या एक थपकी लेकर के थापी से आप पीटते हैं, आपने देखा होगा घरों में। या फिर स्क्रब विद अ ब्रश, कपड़े ब्रश से हम रगड़ते हैं। ठीक है, और द मिक्सचर इज एजिटेटेड इन अ वॉशिंग मशीन। अब मशीन में जब चलाते हैं तो उसको घुमाता है कपड़ों को, है ना, तो उनको इधर उधर करता है। यही सब जो एजिटेशन हम करते हैं, एजिटेशन मतलब बल का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल, ठीक है, फोर्स यूज करते हैं। मशीन भी तो उनको घुमाती है, रगड़ती है इधर उधर। तो वाई इज एजिटेशन नेसेसरी? वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट द क्लीन क्लोथ? कपड़े साफ एजिटेशन की वजह से होते हैं या नहीं? और ये होते हैं इससे, तो क्यों ये जरूरी है एजिटेशन करना? ऐसा नहीं होता साबुन लगा छोड़ दो साफ हो जाएंगे कपड़े, कुछ मात्रा में हो जाएंगे बट पूरी तरह साफ नहीं होंगे। इसलिए हमें उनको रगड़ना पड़ता है, करना पड़ता है। देखो बात को समझो क्या है। एजिटेशन इज नेसेसरी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है, एजिटेशन इज नेसेसरी टू गेट द क्लीन क्लोथ एज इट एड द सोप मिसल टू ट्रैप द ऑयल, ग्रीस एंड एनी अदर इम्प्योरिटीज। अब होता क्या है, साबुन जो है, साबुन सोप का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C17H35COONA, सोडियम सिट्रेट होता है। इसको हम अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सब 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7। ठीक है, और ये हो गया N। तो 17 कार्बन की चेन के लिए हमने जो है ये जॉइंट्स दिखा दिए, और ये CONA को रिप्रेजेंट करा।
तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये जो है ये क्या करते हैं, जब डस्ट पार्टिकल कोई आता है तो ये उसके चारों ओर इस तरह से मिसल बना लेता है, मिसल यानी एक स्ट्रक्चर बना लेता है, चारों तरफ से उससे जुड़ जाता है। और जो इसका जो हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा होता है, जो कार्बन वाली चेन है, ये जो मैंने बनाई है ना, ये वाली चेन इधर वाली, तो ये जो हाइड्रोफोबिक चेन है, ये यहाँ पर मान लो कोई डस्ट पार्टिकल है तो ये उससे जुड़ जाएगी, ये सब डस्ट पार्टिकल से जुड़ करके एक तरह से चारों तरफ से गोला बना लेते हैं, मिसल बना लेते हैं, इसे बोलते हैं मिसल। और ये जिस एंड पे जो डस्ट पार्टिकल से जुड़ते हैं वो एंड जो है वो पानी से दूर भागता है, तो पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक है, तो वो डस्ट से जुड़ जाता है। तो जितने भी हाइड्रोफोबिक टेल है, इसको बोलते हैं, इधर वाला पार्ट हो गया टेल और ये वाला पार्ट हो जाएगा हेड। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और टेल वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर से दूर भागता है। दो एंड होते हैं हमारे सोप का जो कंपाउंड है, उसको दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो है वो डस्ट पार्टिकल से ऐड हो जाता है और डस्ट पार्टिकल के चारों ओर मिसल बना लेता है, इस तरह से एक गोला बना लेता है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो। तो ये डस्ट पार्टिकल बीच में ट्रैप हो जाता है। और जो हाइड्रोफिलिक एंड है, जो हाइड्रोफिलिक है, जो पानी की ओर अट्रैक्ट होने वाला पार्ट है, जो बाहर आप देख रहे हैं गोल गोल, ये अब उसको पानी की ओर लेके पानी, ठीक है, तो ये उसको पानी में लेके जाएगा। अब डस्ट कहाँ थी, कपड़े पे, डस्ट समझो कपड़े पे डस्ट थी, और उस डस्ट के चारों ओर ये मिसल बन गया। तो ये ऊपर जो हम स्फेयर देख रहे हैं, छोटे छोटे स्फेयर, ये पानी की ओर अट्रैक्ट होंगे और डस्ट पार्टिकल को पानी में खींच के लेके ले जाएंगे, इस तरह से वो उसको अलग कर देते हैं। बट इसके लिए थोड़ा सा फोर्स की जरूरत होती है, एजिटेशन जरूरी होता है। तो अगर कोई सोप मिसल बन गया, सोप मिसल टू ट्रैप द ऑयल ग्रीस और डस्ट पार्टिकल, सोप मिसल बन गया, दैट हैव टू बी रिमूव्ड। अब उस सोप मिसल को बना है, उसके चारों ओर उसने डस्ट को पकड़ लिया है, अब उसको हमें हटाना है। अब उसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, व्हेन दे आर बीइंग बीटन, जब उसको पीटते हैं और एजिटेट करते हैं, फोर्स यूज करते हैं, तो द पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्लोथ। तो जो डस्ट पार्टिकल है वो उस मिसल के पूरे मिसल के साथ वो कपड़े से हट जाता है, ठीक है। द पार्टिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्लोथ सरफेस एंड गो इनटू द वाटर। वाटर में क्यों चला जाता है, क्योंकि जो बाहर वाला जो एरिया देख रहे हैं ना आप, गोल 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 गोल, ये अट्रैक्ट होते हैं वाटर की तरफ, ये अट्रैक्ट होते हैं वाटर की तरफ, थोड़ा सा फोर्स यूज करते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल को भी लेकर के और खुद सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, वाटर के साथ चले जाते हैं। तो जो क्लोथ है, जो कपड़ा है, वो क्लीन हो जाता है। इस तरह से ये जो है एक्शन होता है, ठीक है। इस एक्शन में थोड़े से फोर्स की जरूरत पड़ती है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए सोप क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल के चारों मिसल फॉर्म करता है, और जो मिसल फॉर्म होते हैं तो वो मिसल्स जो है वो एजिटेशन के बाद, उसको कपड़े को पीटने के बाद, वो मिसल जो है वाटर में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी नेचर है कि वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बाहरी सरफेस जो है उसकी मिसल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, इथेन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। इथेन का फार्मूला सभी को पता होगा। तो इसमें हमें बताना है 6 कोवैलेंट बॉन्ड है, 7 कोवैलेंट बॉन्ड है, 8 कोवैलेंट बॉन्ड है, 9 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। तो इथेन का फॉर्मूला अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा तो ये है C2, ठीक है, 2 कार्बन है और इसमें 6 हाइड्रोजन है, और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे हैं, इसके 4 बॉन्ड है, इसके भी 4 बॉन्ड है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन कार्बन के बीच थी, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन हाइड्रोजन, फिर इस भी कार्बन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग से बने हैं सारे बॉन्ड, क्या बने, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने। क्योंकि कार्बन में बाहरी जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक 4 के साथ शेयर हो गया, एक कार्बन के साथ हो गया, 3 हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन पे भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन के साथ शेयर कर लिया, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिए। कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। सिंपल आप काउंट करके बता सकते थे, यहाँ पर क्या है, 7 कोवैलेंट बॉन्ड है, तो आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें 7 कोवैलेंट बॉन्ड है, किसी भी स्ट्रक्चर में आप काउंट कर सकते हैं। मैं कहता मीथेन में कितने हैं, CH4, तो CH, तो 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पर 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता कि C3, एक सेकेंड, हाँ, C2H4 में कितने होंगे, तो C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और बाकी 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 5, तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, 5। डबल बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये तीनों कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 5 कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कोवैलेंट बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। अच्छा, ब्यूटेनॉन,
ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर देखो, ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है? CH3 CH2 CO या C डबल बॉन्ड O, ऐसे कह सकते हैं, CH3। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये है C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। या हम इसको कहते हैं RC डबल बॉन्ड O R। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है कीटोन, ये है कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है C डबल OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक, जब लास्ट में R, ठीक है, ये जुड़ जाता है। या फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, ठीक है, चेन के बाद हमारा CHO जुड़ जाता है एल्डिहाइड। एल्कोहल ग्रुप ROH, ठीक है, जैसे CH3 CH2 OH, तो ये है एल्कोहल ग्रुप। सारे ग्रुप्स की पहचान हो गई, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये हमारा कीटोन ग्रुप, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O R, ये हो गया कीटोन ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप की आप पहचान कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले में, आपको बस उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तो आप उसकी पहचान कर पाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या है? व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ वेसल इज गेटिंग ब्लैकन्ड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स। अब आपने देखा होगा खाना पकाते समय जो है बर्तन की जो तली है वो काली हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? ऐसा अक्सर आपने देखा होगा। तो ये इसलिए हो जाती है कि जो हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता। जब कंप्लीट कंबशन नहीं होता, क्या नहीं होता? कंप्लीट कंबशन नहीं होता, तो जो है बर्तन की जो तली है वो काली पड़ जाती है, यानी इनकम्प्लीट कंबशन। तो फूड इज कुक्ड कंप्लीटली, ऑप्शन ए ये है, ये तो गलत होगा। फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ये सही है, ठीक है। फ्यूल इज वेट, ये भी गलत है। फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, ये भी गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। जब फ्यूल पूरी तरह नहीं जलता है तो ऐसा होता है कि जो बर्तन की जो तली है वो काली हो जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ गए, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो ये मेथिल क्लोराइड दिया हुआ है, तो मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला देख लें आप, इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। तो क्लोरोमेथेन में, हाँ ये क्लोरोमेथेन ही है, मेथिल क्लोराइड नहीं है, ये क्लोरोमेथेन है। तो क्लोरोमेथेन CH3Cl ये होता है। स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ये आप समझ जाएंगे कैसे शेयरिंग होती है। हमें समझना है नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड की नेचर यहाँ पर देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 जो है 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो चारों के चारों लॉस कर दे या चारों के चार किसी से गेन कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एज दिस प्रोसेस मेक अ सिस्टम अनस्टेबल, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो वो है वो प्रोसेस सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा, कि अगर वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट रिक्वायर, ठीक है, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये आयोनिक बॉन्ड बना ले, ठीक है, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जब कोई 4 इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो कौन से बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने के लिए तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा, या तो वो 4 लॉस कर दे या 4 कहीं बाहर से गेन कर ले। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्या होगा? देयरफॉर जो क्लोरोमेथेन है CH3Cl है वो अपना ऑक्टेट कैसे शेयर करेगा कंप्लीट? बाई शेयरिंग, कॉन्फ़िगरेशन बाई शेयरिंग ऑक्टेट। तो अब क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर क्लोरीन के साथ कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 ईयर है, ठीक है, और 7वां ये यहाँ शेयरिंग में आ गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 की शेयरिंग दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तीसरे हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से ये 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन के साथ कर लेता है। और इससे इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग करने से कौन से बॉन्ड बनते हैं? शेयरिंग से बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात हमें याद रहनी चाहिए। बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन विद कार्बन एटम एंड और विद एटम और अदर एलिमेंट्स, हेंस द बॉन्ड दैट एग्जिस्ट इन CH3Cl इज कोवैलेंट, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर? कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। अब इसकी नेचर को समझो। तो कार्बन रिक्वायर द 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, while the each hydrogen has 1 electron to complete its duplet that required only 1 electron। तो उसको अपने 2 पूरे करने हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए,
और कार्बन को 8 पूरे करने, उसके 8 पूरे हो गए, क्लोरीन को 8 पूरे करने, उसके 8 पूरे हो गए। क्लोरीन रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, देखो उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो देयरफॉर ऑल ऑफ दीज शेयर द इलेक्ट्रॉन, एज रिजल्ट द कार्बन फॉर्म 3 बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड 1 विद क्लोरीन। बस हमें यही चीज इसके स्ट्रक्चर को ही समझाना था। और सबने कैसे बॉन्ड बनाए हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। क्लियर है? तो समझ गए ये आंसर? इस तरह से आपको जो है इसका आंसर लिखना था। चलो नेक्स्ट देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड H2S और प्रोपेनॉन और F2। तो इन चारों के हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ये इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसको हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन से जुड़ गए, अटैच हो गए। इसके बाद एक ऑक्सीजन तो बनाएगा डबल बॉन्ड और दूसरा ऑक्सीजन बनाएगा सिंगल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड इसका दूसरा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ। तो ये होता है हमारा जो है कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, किसका? एथेनोइक एसिड का। अब इसको जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप बताओगे तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग के लिए, 1 2 3। तो ये पहला कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ करता है। ठीक है, यहाँ पर एक एक की हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी और एक कार्बन कार्बन के बीच में होती है। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 हो गए यहाँ पर, यानी 2 कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये जो है यहाँ ऑक्सीजन के साथ करता है। उसके बाद ऑक्सीजन के पास अपने ये 4 ये हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ करता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन का। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। तो आप इसको जो है अच्छी तरह से बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, और ये वाला स्ट्रक्चर भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। अब H2S का देखें। अब H2S का जब आप देखोगे तो ये क्लियर कर देता हूँ मैं, देखो। ठीक है, H2S तो सल्फर है, और सल्फर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो सल्फर के पास अपने कितने होते हैं? 6। सल्फर के पास बाहरी कक्षा में 6 होते हैं। ठीक है, तो ये एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपने इसके 6 थे, 1 2 3 4 5, और ये 6। और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, 2 कंप्लीट हो गए, सिंगल बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड, एक एक की शेयरिंग होगी, और इस तरह से ये H2S का स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। तो प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? देखो, तो प्रोपेनॉन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है प्रोपेनॉन। ठीक है, अब प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर आपने बनाया, देखो कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो पहले कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ जुड़ा, पहला कार्बन, और एक सिंगल बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाया, और डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। 3 कार्बन है तो इसका नाम प्रोप है। ठीक है, और तीसरा कार्बन जो है वो भी 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये तो इसका हो गया स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सभी के साथ, हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और कार्बन के। फिर इसका 1 2 ये एक एक की शेयरिंग तो कार्बन कार्बन के बीच हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ये ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनाता है। फिर ये जो कार्बन है तीसरा वाला, ये एक की शेयरिंग तो इसकी कार्बन के साथ हो ही रही है, और एक एक ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह से ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है, और यहाँ हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो जाता है, और ऑक्सीजन का भी जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, स्ट्रक्चर हमारा ये बनके आ जाता है। ये है प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर। इसी तरह से फिर आप F2 का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन का स्ट्रक्चर आप देखो, तो फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। 6 ये रहे इसके अपने, और 7वां एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शेयर कर लेता है, और ऐसे ही इसका 7वां इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है, और 6 इसके ये रहे 7 होते हैं। तो अब जब ये इन दोनों को एक साथ देखोगे तो इसके 8 पूरे हो गए, और इसके भी 8 पूरे हो गए। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है वो F2 बनाता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, F2 में। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये आप ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होती है ये हमें समझना है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, देखो यहाँ पर इस एग्जांपल पे ध्यान दो। CH4 CH3 या इसको मैं लिख सकता हूँ C2H6, फिर CH3 CH2 CH3, ये हो जाएगा C3H8, फिर CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा C4H10। ठीक है, इस तरह से C5H12,
फिर इसी तरह से C6H14। तो आप ध्यान दें, तो पहला था CH4, फिर एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, फिर एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, फिर एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो हर बार देख रहे हैं कि CH2 जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विच हैज द सेम फंक्शनल ग्रुप। पहली बात, उनमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। मैंने पीछे 1-2 क्वेश्चन में आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था, कीटोन के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप भी ना हो तो एल्केन सीरीज हो, एल्कीन सीरीज हो, एल्काइन सीरीज हो, ये भी हमारे फंक्शनल ग्रुप की तरह ही काम करती हैं। तो ये जो सीरीज है एल्कीन एल्कीन, ठीक है, एल्काइन या फंक्शनल ग्रुप वाली, इनमें क्या है, सीरीज ऑफ कंपाउंड विच हैज सेम फंक्शनल ग्रुप। दिस ऑल्सो कंटेन द सिमिलर जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला अगर मैं इस सीरीज के लिए देखूँ तो क्या है, इस सीरीज के लिए ये CH4 फिर CH3 फिर CH3 CH2, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। n की वैल्यू 1 रखोगे तो CH4 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो C2H6 मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अभी इसी चैप्टर में आपने जो है इसके बारे में पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन में मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर बता रहा हूँ। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, ये किसका होता है, एल्केन का, ठीक है। ऐसे एल्कीन का होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ये होता है एल्कीन का। ऐसे एल्काइन का होता है, एल्काइन का क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ, CnH2n-2। तो सभी के कुछ ना कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप वाली सीरीज होती हैं, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर होती हैं। सिंस देयर है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आते हैं, तो वी कैन से दैट देयर वुड बी एन इंक्रीज इन मॉलिकुलर साइज। क्या होता है कि मॉलिकुलर साइज और मास में इंक्रीज होता जाएगा। देखोगे आप तो ये नीचे की ओर जैसे जैसे हम जा रहे हैं, तो इसका जो मॉलिकुलर मास है और जो साइज है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर साइज, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये होमोलोगस सीरीज है। तो जिस सीरीज में जो है साइज इंक्रीज होता जाए, मास इंक्रीज हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहे, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम हो, जनरल फॉर्मूला वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ये एल्केन एल्केन की सीरीज कौन सी होती है, CH4 C2H6 CH3H8 C4H10, ये एल्केन सीरीज है। ये एक होमोलोगस सीरीज है क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, यही वाली सीरीज जो मैंने यहाँ पर दिखाई है। और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि हर एक यूनिट में CH2 बढ़ जाता है। ये बात मैंने शुरू में बताई, हर एक यूनिट में CH2 बढ़ता चला जाता है। पहले एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन थे, अब देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए तो क्या बन गया, C2H6, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा तो क्या बन जाएगा, CH3H8, इसी तरह से फिर C4H10। तो देखो दो हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं और एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है। तो यानी यही डिफरेंस होता है होमोलोगस सीरीज में। क्या डिफरेंस होता है, अगला कंपाउंड CH2 के डिफरेंस से बनता है। हर एक नेक्स्ट कंपाउंड CH2 जो है ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट कंपाउंड हमें मिलता जाता है। ये होती है होमोलोगस सीरीज। इनमें जनरल फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और इसके जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में केवल CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता चला जाता है, मास जो है बढ़ता चला जाता है, मॉलिक्यूलर मास। ये इतनी बात याद रखेंगे। तो ये होमोलोगस सीरीज होती है। और भी कोई एग्जाम्पल आप बना सकते हैं खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में डिफरेंस बताना है। ये इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है, CH3CH2OH, यह इथेनॉल, या इसको हम लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है। और ये इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला भी आपको पता है, CH3COOH। अब इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है। इथेनॉल है और इथेनॉइक एसिड है, दोनों है हमारे पास। जो एथेनॉल होती है, एथेनॉल, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। जो सोडा होता है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करती इथेनॉल। एथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है, उसमें बबल्स और फिज बनती है, ठीक है। ऐसे गैस सी निकलती है ना, बबूले से निकलते हैं, बबल्स फिज, आवाज सी सनसनाती सी गैस निकलती है, तो बबल और फिज के साथ ये जो है रिएक्ट करती है, ठीक है। कौन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करते हैं। फिर इसकी स्मेल अच्छी आती है इथेनॉल की, और जो एथेनॉइक एसिड है उसमें सिरके जैसी महक आती है, विंजर, सिरका जैसी महक, ठीक है। आपके घर में सिरका होगा तो सिरके जैसी महक ही इथेनॉल एसिड में आती है। लिटमस पेपर पे ये कोई रिएक्ट नहीं करती इथेनॉल, इथेनॉल लिटमस पेपर पर रिएक्ट नहीं करती, जबकि जो इथेनॉइक है वो एसिड है, तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। एसिड एथेनॉल एसिड की तरह रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है।
तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है। एथेनोइक एसिड वो लिटमस पेपर पर रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। इसका इथेनॉल का जो टेस्ट है वो बर्निंग टेस्ट है, ठीक है, जलन जैसा। और इसका जो है श्योर, ये कड़वी खट्टी सी होती है, कड़वा टेस्ट होता है, खट्टापन होता है इनमें एथेनोइक एसिड में, ठीक है। तो ये अंतर हो गए इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दो दो तीन तीन चार चार डिफरेंस आप बता सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डज द मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू द वाटर। मिसल फॉर्मेशन क्यों बनती है, ठीक है। और विल ए मिसल विल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल, ठीक है। अगर हम पानी में सोप को मिक्स करते हैं और वो डस्ट के साथ मिसल बनाता है, ये मैंने पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था मिसल कैसे बनते हैं, अभी डिटेल में मैं बताऊंगा मिसल क्या होते हैं, ठीक है। और ये इथेनॉल के साथ बन सकता है क्या, नहीं। पहली बात तो समझो कि सोप जो है, सोप का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हम ले लेते हैं C17H35COONA, ये है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से जो है ये बनाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये, तो ये क्या है, सोप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जॉइंट दिख रहे हैं वहाँ कार्बन है, 17 कार्बन है, तो 17 मैंने इस तरह से जॉइंट बना दिया, तो 17 ये कार्बन की सीरीज है, ठीक है। तो लॉन्ग चेन्स होती हैं, लॉन्ग चेन होती हैं फैटी एसिड की, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। और यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट होता है या फास्फोरस प्रेजेंट होती है, सॉरी सोडियम और पोटेशियम के जो है फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड ऑफ सोडियम और पोटेशियम इज नोन एज सोप। अब सोप की डेफिनेशन की तो बात कर नहीं रहे, तो अब हमें क्या है, सोप करता क्या है, सोप जो है गेट रिड ऑफ डर्ट एंड जर्म, ये डस्ट को हटा सकता है, ठीक है। और जो भी ऑयल के जो कंटेंट है, जो गंदगी आपके कपड़ों पे लगे उसको हटा सकता है। क्यों, क्योंकि सोप में एक एबिलिटी होती है, स्पेशल एबिलिटी होती है टू फॉर्म मिसल। अब मिसल क्या है, मिसल ये डस्ट के चारों ओर जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, जो, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, चारों तरफ से एक गोला सा बन जाता है। पिछले वाले इमेज में देखो, इस तरह चारों तरफ से एक गोला बना लेता है, और जिसमें जो कार्बन वाली चेन है वो डस्ट पार्टिकल से जुड़ जाती है, और जो सोडियम पार्टिकल है वो दूर बाहर बाहर रहते हैं, ठीक है। सोडियम पार्टिकल यहाँ बाहर बाहर रहते हैं। तो अब इसका एक हिस्सा तो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड। और एक जो है वो दूर भागता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एंड। अब ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये तो जुड़ जाता है डस्ट से बीच में, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है जो पानी की ओर अट्रैक्ट होता है वो दूर होता है डस्ट से। और ये इसको खींच करके, जब इसके चारों ओर ये मिसल बना लेता है तो ये इसको खींच करके पानी में ले जाएगा, और जो डस्ट है वो कपड़े से अलग होकर के पानी में आ जाएगी, वाटर के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह का एक्शन होता है। तो पहले तो मिसल बनते हैं, मिसल सेल्स सारे इकट्ठे होकर के मिसल बनाते हैं, एक छोटा सा गोला बना लेते हैं, एक टिनी स्फेयर सा बना लेते हैं। और वो टिनी स्फेयर किसके चारों ओर बनाते हैं, डर्ट या ग्रीस या जो ऑयल पार्टिकल है उसके चारों ओर। तो उसके चारों ओर बना लेते हैं, डर्ट ग्रीस विच इज ऑयली आर अट्रैक्टेड टू द इनर कोर ऑफ द मिसल। तो अंदर आ जाता है मिसल के बीच में, सेंटर में, ठीक है। वाइल द आउटर स्फेयर, बाहर वाला जो हिस्सा है, जो पूरा बाहर से जो है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, इज अट्रैक्टेड टू वाटर। तो ये डबल एक्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये सोप मॉलिक्यूल ही करता है, जो सोप मॉलिक्यूल है डबल एक्शन करता है, और ये बहुत यूनिक एक्शन है जिसकी वजह से जो है कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। इसमें दो एंड होते हैं, एक होता है टेल, टेल ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पर बनाया इसको बोलते हैं हम टेल। दूसरा जो स्फेयर आप देख रहे हो वो हेड पार्ट होता है, ठीक है, ये होता है हेड। तो दो पार्ट होते हैं, टेल और हेड। टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो पानी से दूर भागती है, वो डर्ट से चिपक जाती है। और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो वो पानी की ओर भागता है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर गोला जो है वो पानी की ओर जाता है और अपने साथ डर्ट को खींच करके ले जाता है। तो टेल लैच इनटू द डर्ट, लैच मतलब जुड़ी होती है, लैच इनटू द डर्ट एंड ग्रीस, वाइल द हेड रीच आउट अप टू द वाटर, वो पानी की तरफ जाता है हेड, और विद द डर्ट एंड ग्रीस ट्रैप्ड इनसाइड द मिसल। तो जो डर्ट और ग्रीस या जो भी ऑयल पार्टिकल है वो पानी के अंदर खींच लिए जाते हैं उसको, तो दे आर सस्पेंडेड इन वाटर इजीली रेंज्ड अवे, और इस तरह पानी के साथ वो बह जाते हैं। तो दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द मिसल, मिसल नहीं बनेगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ऑयल एंड वाटर हार्मोनली डज नॉट मिक्स। तो पानी में तेल मिक्स नहीं होता है, बट जब हम उसमें सोप मिक्स कर देते हैं, सोप मिसल बना लेता है, और वो तेल के पार्टिकल्स को या ऑयल के जो ऑयल के पार्टिकल हैं या डस्ट के जो पार्टिकल हैं उन्हें खींच करके ले आता है पानी में। जबकि अगर हम सोप नहीं मिक्स करते या सोप का यूज नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बगैर सोप के पानी जो है नहीं खींच सकता ऑयल पार्टिकल्स को या डस्ट के पार्टिकल्स को अपने साथ। थोड़ा बहुत एक्शन तो होता है बट इतना नहीं होता कि अच्छे से कपड़े साफ हो पाते, ठीक है। अब दूसरी बात है, अगर हम एल्कोहल ले लें, इथेनॉल ले लें, तो अदर जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है लाइक प्योर एल्कोहल कैन नॉट डिजोल्व द सोप मिसल, सोप मिसल उसमें डिजोल्व नहीं होते, देयरफॉर दे कैन नॉट फॉर्म द मिसल्स।
सोप मॉलिक्यूल उसमें घुलेंगे नहीं तो मिसल नहीं बनेगा, मिसल नहीं बनेगा तो वो कम इफेक्टिव होंगे जो है डर्ट को रिमूव करने में या कपड़ों को क्लीन करने में, ठीक है। तो पानी की जगह आप एल्कोहल यूज करोगे तो सोप मॉलिक्यूल उसमें मिसल नहीं बना पाएगा, क्योंकि सोप के मॉलिक्यूल एल्कोहल में मिक्स नहीं हो पाते हैं। क्लियर है? क्योंकि ठीक है, तो जब सोप के मॉलिक्यूल अल्कोहल में मिक्स नहीं हो पाएंगे, मिसल नहीं बनेगा, मिसल नहीं बनेगा तो क्लीनिंग का जो एक्शन है वो नहीं हो पाता, क्लियरली साफ सफाई नहीं हो सकती। यही आपको आंसर करना था। ये बात समझ में आ गई? तो बाकी जो आपका आंसर है वो तो लिखा हुआ ही है, ठीक है, बट इस चीज को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Why are the carbon and its compound used as fuel for most application? ज्यादातर हम जो फ्यूल यूज करते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे कोल हो, ये सब कार्बन के कंपाउंड है ना, ये सब कार्बन के कंपाउंड है। तो क्यों कार्बन के कंपाउंड क्यों यूज करते हैं, यही क्वेश्चन है। जो कार्बन बेस्ड फ्यूल है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, पॉपुलर चॉइस है, आर पॉपुलर चॉइस, बिकॉज दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या है, इनसे जो है ज्यादा हीट मिलती है जलाने पर। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब है ना, हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि जब आप इसको जलाओगे तो इससे हीट ज्यादा मिलेगी, ठीक है, ज्यादा हीट मिलेगी थोड़ी मात्रा में जलाने पर। तो व्हेन बर्न दे रिलीज द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट और लाइट, ठीक है। तो इट मेक्स देम आइडियल फॉर मेनी एप्लीकेशन, इसीलिए ज्यादा यूज करते हैं, बस सिंपल सी बात है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, जलाने पर ज्यादा हीट देते हैं और इसीलिए हम इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे कोल हो, सभी क्या है, कार्बन से बने हुए फ्यूल हैं, इनमें सब में बहुत कार्बन मौजूद होता है। तभी आपने देखा होगा जलाने पर काला धुआं देते हैं, ठीक है, स्मोक सबसे पैदा होता है इन्हें जलाने पर, क्योंकि इनमें कार्बन मौजूद होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को स्कम क्या है यही नहीं पता होगा। स्कम क्या है? आपने देखा है कि साबुन यूज करते हैं तो बाथरूम में जो है ये जहाँ पानी जो है निकलता है तो उसके आसपास आपने देखा होगा इस तरह से थोड़ा 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 जो है सफेद सफेद से निशान बन जाते हैं, या बाथरूम के जो जो फ्लोर है या वॉल्स हैं उन पर देखा होगा, या आप जब साबुन किसी बर्तन में रखते हैं तो उसमें देखा होगा आपने कि उसमें जो है सोप के जो कुछ मार्क्स हैं वो बन जाते हैं, सफेद सफेद सा जो है वो निशान से छूट जाते हैं सोप के। ये है स्कम। अब ये स्कम कैसे बनता है? जब स्कम बनता है कि हार्ड वाटर जब सोप के साथ मिक्स होते हैं तो स्कम बनते हैं, ठीक है। तो आपके घर में जो पानी आता है वो हार्ड वाटर होगा तो स्कम बनेगा। स्कम इज प्रोड्यूस विद द रिएक्शन ऑफ हार्ड वाटर विद द सोप। पहली बात तो ये याद रखो, स्कम बनता है हार्ड वाटर की रिएक्शन के साथ, ठीक है, हार्ड वाटर और सोप के रिएक्शन के साथ। अब हार्ड वाटर में क्या मौजूद होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये बात पता है सब। हार्ड वाटर में मौजूद होते हैं कैल्शियम, इधर लिख देता हूँ, और मैग्नीशियम, ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ये इनसॉल्युबल पार्टिसिपेट हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट हैं, जिन्हें ये घुलते ही नहीं हैं, ये साबुन के साथ हार्ड वाटर से निकलते हैं और फिर ये जो है ऐसे जैसे सरफेस पे जमा हो गए ना, कि इस तरह की सरफेस पे जो इकट्ठा हो गया है तो ये कैल्शियम है, ठीक है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो पाइप के आसपास देखते होगे, या जो साबुन जिस बर्तन में आप रख देते हैं उसमें जब पानी पड़ता है तो वहाँ पर, या जो बाथरूम के फ्लोर पर थोड़ा 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 सफेद सफेद मार्क आने लगते हैं, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के मार्क्स हैं, ठीक है, निशान आने लगते हैं। आपने देखा होगा कि अगर साबुन का पानी आप जो है बाथरूम के शीशे वगैरह पर डालते हैं तो फिर उससे देखो कुछ समय बाद उस पर थोड़े थोड़े वाइट मार्क्स से दिखाई देते हैं, जैसे इस इमेज में देख सकते हो, या फर्श पे दिखाई देते हैं, दीवारों पे दिखाई देते हैं वाइट मार्क्स। तो वही स्कम है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है जो घुलता नहीं है, और ये घुल करके पानी के साथ नहीं जाते हैं, तो इस तरह के सरफेस पर जो है ये चिपके रह जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्कम। क्लियर है? कई बार बता दिया, क्लियर चीज़ें समझ में आए इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। बहुत से बच्चे तो इस शब्द से ही परिचित नहीं होते स्कम क्या है, ठीक है। तो ये समझ गए ना स्कम क्या चीज़ है? हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं, इसकी वजह से बनता है। सोप के साथ जब रिएक्शन होती है हार्ड वाटर की और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं तो स्कम बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें। व्हाट चेंज विल ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट द सोप विद लिटमस पेपर? आपके पास कोई लिटमस पेपर है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, और साबुन है आपके साथ, साबुन को आपने पानी में घोल लिया, तो आप क्या देखोगे, क्या होगा? सोप क्या है, एसिड है कि बेस? पहली बात तो ये समझो, सोप क्या है? सोप आर बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। सोप जो है वो बेसिक होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं? साबुन बेसिक होते हैं, साबुन में सोडियम पोटेशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और साबुन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, क्षार होते हैं, हिंदी में कहें तो क्षार होते हैं, इस बात को ध्यान दो। सोप मेक्स वाटर स्लाइटली बेसिक, जब पानी में हम इनको घोलते हैं तो ये बेस हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब हमें पता है, हमने लिटमस पेपर के बारे में कई बार पढ़ा है, पिछले फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, और कई क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं हमारे पास, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। इस तरह के होते हैं लिटमस पेपर, छोटी छोटी सी चिट सी होती है, ठीक है।
ये वाले ब्लू लिटमस पेपर हैं और आप अपने लैब में भी देख सकते हैं ये रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो ब्लू लिटमस पेपर तो एसिड के संपर्क में आने पर रेड हो जाते हैं और रेड लिटमस पेपर जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लू हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है लिटमस पेपर की। तो अब यहाँ पर जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे तो उस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, वो ब्लू हो जाएगा इन सोप सॉल्यूशन, बट द ब्लू लिटमस पेपर रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो रेड क्यों ब्लू हो जाएगा? क्योंकि सोप क्या है, सोप जो है वो बेस है, और जब ब्लू को सोप के कांटेक्ट में लाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सोप तो बेस है, तो ब्लू लिटमस पेपर सोप के कांटेक्ट में आने पर नो चेंज। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ब्लू बेस के कांटेक्ट में कोई कलर नहीं चेंज करता, ऐसी रेड जो है वो एसिड के कांटेक्ट में आने पे कोई कलर उसका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम रेड लिटमस पेपर को लेंगे और जब सोप के वाटर में उसको डिप करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज हाइड्रोजेनेशन, हाइड्रोजेनेशन और व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजेनेशन प्रोसेस के बारे में, इस चैप्टर का ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजेनेशन क्या है? हाइड्रोजेनेशन इज प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर कंपाउंड। अच्छा जी, अब समझो बात को कि हाइड्रोजन और अदर कंपाउंड, सपोज दैट इथेन है, इथेन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? इथेन बनेगा, है ना, इथेन बनेगा। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर आपके पास एल्कीन है और उनकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो वो आपको एल्केन देते हैं। एल्कीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर एल्केन बनाते हैं, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। या एल्काइन, मैं ये भी लिख सकता हूँ, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में, एल्काइन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं तो वो एल्कीन में बदल जाएंगे, किस बदल जाएंगे? एल्कीन में बदल जाएंगे, डबल बॉन्ड में। यानी हाइड्रोजन गेन करने के बाद एक जो कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। ये बात समझ आ रही है? अब यानी हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं किसी कंपाउंड के साथ, तो यूजुअली ये जो रिएक्शन कराई जाती है वो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ही कराई जाती है। इसमें कैटेलिस्ट हो सकता है निकल, प्लेडियम या प्लेटिनम, इस तरह के कैटेलिस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन कराई जाती है, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई जाती है। अब ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो आपने देखा है ना, जो एडेबल ऑयल हैं या वनस्पति जो तेल हैं उनसे घी बनाते हैं। घी बनाते हैं किसके द्वारा? ये हाइड्रोजनेशन के द्वारा बनाते हैं। एडेबल ऑयल से घी बनाते हैं हाइड्रोजनेशन के द्वारा। क्या करते हैं हाइड्रोजनेशन में? मेनली हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उससे हाइड्रोजन यूज मेनली टू सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट क्रिएट करना, एल्कीन से एल्केन बनाना, एल्काइन से एल्कीन बनाना, तो इस तरह से एथीन से, ठीक है, एथीन से इथेन बना ले, हाइड्रोजन की रिएक्शन निकल की प्रेजेंस में करा लो या पैलेडियम की प्रेजेंस में करा सकते हैं। ये इसका उपयोग है। उपयोग क्या है? अगर इंडस्ट्रियल उपयोग आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? इथीन से इथेन बनाने में या फिर घी बनाने में। ठीक है, ये इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। या इथाइन, इथाइन से इथेन या इथेन, इथेन भी बना सकते हैं और एथेन भी बना सकते हैं, ये बनाने में। ये सब इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक दो आप बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं, क्लियर है? निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम आदि कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगोज द एडिशन रिएक्शन। ठीक है, किसमें जो है एडिशन रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, यह हमें बताना है। तो देखें, ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्या है ये? C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4। तो किसमें जो है एडिशन रिएक्शन होगी? तो एडिशन रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अभी हमने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस पढ़ा था एक क्वेश्चन, पीछे क्वेश्चन में। हाइड्रोजनेशन में क्या होते हैं? एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड कर दें तो एल्केन बन जाते थे। क्या बन जाते? एल्केन बन जाते थे। और या फिर एल्काइन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराने पर भी हम एल्केन या एल्कीन प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, एल्केन भी प्राप्त कर सकते हैं, एल्काइन, एल्कीन। अब एल्कीन क्या है? जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें कहते हैं एल्काइन। ठीक है, जैसे
और सिंगल बॉन्ड होते हैं एल्केन। एल्केन तो एल्केन तो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? C3H6, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और कार्बन 3 और एक डबल बॉन्ड है। तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन वो है हाइड्रोकार्बन। इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ आप कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको मिल जाएगा C3H8, C3H8 जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसी तरह से C2H2 की रिएक्शन करा सकते थे, क्लियर कर देते हैं। ये वाली रिएक्शन तो यहाँ लिखी हुई है C2H2, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है और बाकी एक हाइड्रोजन दोनों के साथ जुड़ा। जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे निकेल की प्रेजेंस में या ठीक है प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? पहले तो बनेगा डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, ये हो गया C2H4। फिर जब इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, निकेल की प्रेजेंस में कर लेते हैं, तो फिर क्या बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और 3 हाइड्रोजन ये इधर और 3 हाइड्रोजन ही, सब सिंगल बॉन्ड हो गए। तो पहले एल्काइन से एल्कीन, फिर एल्कीन से एल्केन प्राप्त हो गया, इस तरह से जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर लिया गया। तो हाइड्रोजन किस में ऐड कर सकते हैं? जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इनमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है C3H6, ठीक है, ये है प्रोपेन, ये है ये प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, और C2H2, ठीक है, C2H2 ये है इथाइन, इथाइन। तो इन दोनों में क्या होगा? क्योंकि ये दोनों अनसैचुरेटेड है, इन दोनों में हाइड्रोजन ऐड की जाएगी और ऐड करने के बाद उस रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाएंगे, ठीक है। बाकी दोनों रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, ये C3H6 वाली भी और ये रिएक्शन, ठीक है, और ये आपकी C2H2 की रिएक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जैसे एल्केन, और अनसैचुरेटेड होती हैं एल्कीन या एल्काइन, ये होते हैं अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। तो इनको हम कैसे अलग अलग पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है? तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इसके लिए हम टेस्ट करते हैं इनका ब्रोमीन वाटर के साथ। इसके साथ ब्रोमीन वाटर के साथ, इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ये वाटर टेस्ट क्या होता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज किया जाता है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं, जैसे एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड होता है, या एल्केन, एल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, दे हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने पीछे के क्वेश्चंस में बहुत बताए, तो सीधे बताए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो होते हैं अनसैचुरेटेड। तो ये बॉन्ड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सिंगल बॉन्ड की तुलना में, ठीक है। सिंगल बॉन्ड किसमें होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, यानी एल्केन में, जैसे मीथेन, CH4, C2H6, ये सब सैचुरेटेड है, इनमें होते हैं सिंगल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड किसमें होगा? जैसे C2H2, ये अनसैचुरेटेड है, या C2H4 या C3H6, ये सब अनसैचुरेटेड है, तो इनमें होंगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? जो कि एक रेड ब्राउन सॉल्यूशन होता है, ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेड ब्राउन, जिसे हम ब्रोमीन इन वाटर कह सकते हैं। वाटर के अंदर ब्रोमीन घोल दें तो वो रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। अब इससे क्या टेस्ट करते हैं कि जब जो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, अगर उनके साथ ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है, सपोज दैट हमने इथीन के साथ ऐड कर दिया, इथेन, ठीक है, तो क्या होगा? तो द ब्रोमीन रिएक्ट विद द डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉजिंग अ रेड ब्राउन कलर टू डिसअपियर और डीकलराइज, मतलब वो रंग जो है उड़ जाएगा जैसे ही हमने किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, इनमें से कोई भी हम ले लें, C2H2 या C2H4 या C3H6, इसको अगर मिला दिया ब्रोमीन वाटर के अंदर, तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है, जो रेड ब्राउन कलर है, वो कलर गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, यानी वो कलरलेस हो जाएगा, क्लियर है, कलरलेस हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मौजूद थे, क्लियर।
अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते तो ऐसा नहीं होता। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में ऐसा नहीं होता है, कलर जो है वो उसका जैसा था ब्रोमीन का वैसा ही रेड ब्राउन कलर बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस सीधे आप ब्रोमीन वाटर के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोमीन वाटर अगर हमने एल्केन के साथ मिलाया तो उसका जो कलर है ब्रोमीन वाटर का कलर रेड ब्राउन, वो रेड ब्राउन ही रहेगा, है ना। और अगर हमने उसको एल्कीन के साथ मिला दिया तो वो कलरलेस हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो वो अनसैचुरेटेड है, एल्कीन है। अब नेक्स्ट देखें, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब ये चीज़ वैसे मैं कई क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ कि सोप से जो है सफाई कैसे होती है। तो सोप बनाते हैं मिसल, अब ये मैं समझाऊंगा। देखो, सोप जो है मिसल फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना क्या है कि सोप क्या है। अब हमें साफ सफाई करनी है तो ये तो बात ठीक है कि उसमें इम्प्योरिटीज होंगी, डर्ट होगी, वो होगी, वो हम साफ करेंगे, ठीक है। वो वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं, तो डर्ट डज नॉट डिजॉल्व, जो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, जो गंदगी आपके कपड़ों पे लगी होती है वो पानी के साथ डिजॉल्व नहीं होती अगर आप ऐसी साफ करेंगे तो। अब सोप की जरूरत क्यों पड़ती है? सोप है क्या? सोप आर द जो है ये सोडियम और पोटेशियम ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट? सोडियम और पोटेशियम। ये सॉल्ट किसके साथ? फैटी एसिड के साथ इनको बनाया जाता है। उसमें सोडियम और पोटेशियम भी होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट सच है सोडियम एंड पोटेशियम। अब इसमें एक मॉलिक्यूल होते हैं, अगर मैं सोडियम के मॉलिक्यूल की बात करूं, सोडियम सिट्रेट, ठीक है, सोडियम सिट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA, ये आपको याद होना चाहिए। ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल है, ऐसी पोटेशियम के साथ भी आप बना सकते थे, यानी इसमें 17 कार्बन की लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन को मैंने ऐसे लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर लिया, हर एक जॉइंट पे एक कार्बन मान लो, यहाँ एक कार्बन, इस तरह से इसमें 17 कार्बन है, और ये हो गया सोडियम। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया सोडियम सिट्रेट मॉलिक्यूल। ये जो जिगजैग लाइन आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे टेल, और जो सर्कल यहाँ मैंने बनाया ये हो गया हेड। तो इसकी जो टेल है यानी C17H35COONA, ठीक है, ये नेगेटिव आयन है और Na जो है वो पॉजिटिव आयन है। तो जो C17H35COO ये जो टेल है ये अट्रैक्ट होती है डर्ट की तरफ, या हम कह सकते हैं ये पानी से दूर भागती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है। टेल क्या होती है इसमें? हाइड्रोफोबिक होती है, जो पानी से दूर भागती है, हाइड्रोफोबिक। और हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो पानी की ओर भागता है। ये बात दो समझो कि जो सोप का जो मॉलिक्यूल है यानी सोडियम सिट्रेट जो मॉलिक्यूल है, या सोडियम और पोटेशियम जो फैटी एसिड है, उनमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है टेल, एक पार्ट होता है हेड। हेड जो है वो पानी की ओर अट्रैक्ट होता है और टेल जो है वो पानी से दूर भागती है। अब जब ये सोप मिक्स कर दिए जाते हैं वाटर में, और जिसमें कि कोई गंदा कपड़ा पड़ा है जिसमें डर्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे कि जो टेल है वो सपोज दैट सेंटर में ये डर्ट पार्टिकल है, तो उसके चारों ओर पूरा एक घेरा बना लेंगे, उसके चारों ओर इस तरह से ज्वाइन होते जाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा घेरा बना लेंगे। पीछे की इमेज में देखो, ऐसे पूरा एक स्फीयर बन जाएंगे, इस यहाँ देख रहे हैं पूरा एक सर्कल सा बन जाएगा उसके चारों, तो पूरा एक स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें जितने भी जो टेल हैं वो तो डर्ट पार्टिकल से जुड़ते जाएंगे, और हेड उसके चारों ओर गोला बना लेंगे। अब ये जो ऊपर की जो सरफेस है जो कि हाइड्रोफिलिक हेड है ऊपर की सरफेस, वो पानी की ओर अट्रैक्ट होगी, और वो डर्ट पार्टिकल को पानी में खींच करके ले आएगी। इस तरह से जो है कपड़े से जो डर्ट है वो निकल करके वाटर के अंदर आ जाती है। यही होता है क्लीनिंग एक्शन, इसे हम कहते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जो कि मिसल द्वारा कंप्लीट किया जाता है। मिसल क्या है? ये जो स्फीयर बना ना, ये जुड़ जुड़ करके ऐसे चारों तरफ एक गोला सा बना लिया उस डर्ट पार्टिकल चारों, इसको बोलते हैं मिसल। तो मिसल बनती है सोप मॉलिक्यूल के दो एंड की वजह से, जिसमें एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। फिलिक मतलब जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, फोबिक मतलब जो वाटर से डरता है, दूर भागता है, ठीक है। तो अब इस आंसर को पढ़ लें। देखो, सोप मॉलिक्यूल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स सच एज सोडियम और पोटेशियम, ये मैंने बता दिया। द मॉलिक्यूल आर द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है C17H35COONA। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें सोडियम जुड़ गया, उसकी लॉन्ग चेन में सोडियम और पोटेशियम जुड़ जाते हैं। सो व्हेन द कार्बन चेन इज डिसॉल्व्ड इन ऑयल और आयोनिक, द आयोनिक एंड्स इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो द सोप स्टार्ट क्लीनिंग या क्लीनाइजिंग एंड ट्रैपिंग द डर्ट, डर्ट को पकड़ना वो शुरू कर देते हैं। क्या होता है? व्हेन दिस हैपन
द सोप मॉलिक्यूल फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल, मिसल बनाते हैं। उसमें जो डर्ट के पास चले जाते हैं सारे के सारे हाइड्रोफोबिक टेल वाले पार्ट, और वो डर्ट के चारों ओर स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, और उसको कैप्चर कर लेते हैं जहाँ भी कोई ऑयल या डर्ट होती है। सोप मिसल दैट आर यूज्ड टू कैप्चर द ऑयल ड्रॉपलेट एंड देन द अदर एंड इज आयोनिक फेस। एक हो गया, ठीक है, आयोनिक एंड जिसने डर्ट को पकड़ लिया, दूसरा आयोनिक एंड जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। दिस विल देन फॉर्म एन इमल्सन इन वाटर एंड हेल्प इन डिजॉल्विंग द डर्ट और इम्प्योरिटीज व्हेन द क्लोथ आर वॉश्ड। तो जब हम कपड़ों को धोते हैं तो वो डर्ट जो है खींच करके पानी में आ जाती है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। इसके पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण है मिसल का बनना, मिसल्स, ठीक है, और मिसल्स ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल। ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं यही है आपका मिसल। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लिखने के साथ साथ आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपसे पूछा जाए क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में, ठीक है, क्लियर? तो इस चैप्टर के हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं खत्म। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं। अलग अलग क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं और एक कंबाइंड वीडियो भी बना दिया है कि कंबाइंड वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और अलग अलग क्वेश्चंस के वीडियो भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कि पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है तो आप सीधे उस वीडियो को जाकर के उस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और अगर आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं तो फुल वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।